Hello friends, welcome back to my channel Logical Girl. This is my second video of drafting, pleading and convincing lecture series. In the previous video, I talk about the topics which are going to covered in the upcoming lectures. इस वीडियो में हम ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग के बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं. The following topics were covered in this video. Important points about drafting, pleading and convincing. What are their essentials? And इसमें हम pleading के बारे में in detail में पढ़ने वाले हैं जो ऑर्डर 6 में दिया हुआ है. सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग के बारे में जानने वाले हैं. The term drafting means preparing a preliminary version of document. इसका मतलब ये होता है कि ये प्रिपेयर करना होता है. क्या? प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट का ये प्रिलिमिनरी वर्जन होता है. लीगल ड्राफ्टिंग कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ लॉ. लीगल ड्राफ्टिंग को हम एज अ कलेक्शन ऑफ द लॉ डिफाइन कर सकते हैं. Its components, facts and other related stuff in legal language on a legal document. जो legal document है उस पर उसके जो facts होते हैं और other related जो stuff होता है वो legal language में हम तैयार करते हैं. Laws, facts and language are three main components of the legal drafting. Legal drafting के तीन main components है which are the laws, facts and the language. Legal drafting is the presentation of legal documents like contracts, notices, agreements, deeds, etc. इसका मतलब लीगल ड्राफ्टिंग ये प्रेजेंटेशन होता है किसका? लीगल डॉक्यूमेंट्स का. और वो लीगल डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, नोटिसेस, एग्रीमेंट्स, डीड्स एक्सेट्रा. अब हम इसेंशियल्स ऑफ ड्राफ्टिंग के बारे में जानने वाले हैं. सबसे पहले का इसेंशियल है क्लैरिटी एंड प्रिसीजन. लीगल डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रिसाइज एंड क्लियर टू अवॉइड एम्बिग्विटी एंड मिस इंटरप्रिटेशन. जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और अवॉइड एम्बिग्विटी मीन्स अस्पष्ट नहीं होना चाहिए एंड मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए. एवरी टर्म, कंडीशन एंड क्लॉज शुड बी अनएम्बिगुअस एंड एक्सप्लिसिटली डिफाइंड. जो टर्म होता है, जो कंडीशन है ड्राफ्टिंग की, जो क्लॉज है शुड बी क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए और क्लियरली डिफाइन होना चाहिए. ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, मिस्टेक इन लीगल टर्म शुड बी अवॉइड व्हाइल मेकिंग ड्राफ्ट. जो ग्रामर मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, जो लीगल टर्म्स में मिस्टेक है वो अवॉइड करनी चाहिए व्हाइल मेकिंग द ड्राफ्ट. सेकेंड इसेंशियल है नॉलेज ऑफ द लॉ. ड्राफ्टमैन शुड possesses a sound knowledge of law. जो ड्राफ्टमैन है, जो ड्राफ्ट बना रहा है उसको नॉलेज होना चाहिए लॉ का. The use of proper terminologies ensure that the document should have according to the legal standard. जो proper terminologies use की है वो according to the legal standard के अनुसार होना चाहिए. It's important to use the terms with well-established legal meanings and avoid a vague of language. ये important है कि जो terms हमने drafting में use किए हैं वो well established चाहिए और जो वेग्यू है लैंग्वेज में, अस्पष्टता है लैंग्वेज में, वो नहीं होनी चाहिए. द थर्ड पॉइंट ऑफ essential is essential facts or material facts to be stated. In the drafting essential and material facts should be stated. ये जो ड्राफ्टिंग है इसमें essential मतलब जो important है, जो मटेरियल है वो फैक्ट शुड बी स्टेटेड वो चाहिए. फैक्ट शुड बी अरेंज इन गुड मैनर. गुड मैनर में फैक्ट अरेंज होने चाहिए. इट मीन्स दैट फैक्ट शुड बी अरेंज स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैक्ट. मतलब स्टेप बाय स्टेप वो अरेंज होने चाहिए जो फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग, विच विल मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड. वो इजी हो जाता है किसके लिए? अंडरस्टैंडिंग करने के लिए जब आप अरेंज करते हो फैक्ट्स अच्छे तरह से. एंड नो व्हाट एंड वेयर इज इशू और इट माइट बी हेल्पफुल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग. इसके वजह से हमें समझ आता है कि इशू क्या है, कहाँ पे इशू है और ये हेल्पफुल होता है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. अब हम कन्विंसिंग के बारे में जानेंगे.
According to the Section 2, Subclause 1 of the Stamp Act 1899, conveyance includes जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 है किसका स्टैम्प एक्ट 1899 का वो डिफाइन करता है कन्वेंसिंग के बारे में अ कन्वेंस ऑफ सेल एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट a conveyance of sale and every instrument by which property whether movable or immovable कन्वेंसिंग से हम जो प्रॉपर्टी है विच मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है वो ट्रांसफर की जाती है इज ट्रांसफर इंटरवाइवोस व्हाट इज इंटरवाइवोस बिटवीन टू और मोर लिविंग पर्संस मींस ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे जो मूवेबल प्रॉपर्टी हो और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो वो ट्रांसफर की जाती है टू और मोर लिविंग पर्सन को इन विच is not otherwise specially provided by Schedule 1. Conveyancing is a science and act of transferring the title. ये एक साइंस है and it is an act of transferring the title. टाइटल को ट्रांसफर करने का ये एक्ट है किसको टू रियल इस्टेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वन पर्सन और अनदर पर्सन को टाइटल ट्रांसफर करने का ये जो एक्ट है फ्रेमिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट इंटेंडेड ये एक लीगल डॉक्यूमेंट फ्रेम करना है जो क्या करता है इंटेंडेड टू क्रिएट डिफाइन ट्रांसफर और एक्सटिंग्विश राइट ये जो लीगल डॉक्यूमेंट वो क्रिएट करता है डिफाइन करता है और ट्रांसफर करता है एक्सटिंग्विश राइट्स को इट इज एन एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द लीगल राइट to property from one person to another by means of documents by the means of documents ये ऐसा एक्ट है जो लीगल राइट ट्रांसफर करता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन को अब हम जानने वाले बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कन्वेंसिंग द कन्वेंस शुड बी ड्राफ्टेड फॉलोइंग द सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ हमारा जो सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही हम कन्वेंसिंग करेंगे कन्वेंस शुड बी एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन ये एग्जीक्यूटेड होता है किसके थ्रू बाय द पर्सन और द पर्सन्स हु इज कैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट जो कैपेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए टू कन्वे एनी प्रॉपर्टी जो कैपेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए जो कन्वे कर सकते हैं एनी प्रॉपर्टी infants and lunatics as are a rule incapable to sell their property जो infants होते हैं और lunatics होते हैं as per the rule they incapable होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए and they should not convey और वो कन्वे नहीं कर सकते a firm cannot transfer any property unless the act is done by all the partners and further the same must be in the firm's name and with intent to bind the firm मतलब फर्म ट्रांसफर नहीं कर सकता कोई भी प्रॉपर्टी विदाउट द एक्ट ऑफ द पार्टनर्स every fact which is material of sustaining the conveyance in question should be stated in it मतलब जो फैक्ट है वो प्रश्नगत हस्तांतरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण है मतलब हमें क्यों जो प्रॉपर्टी है उसका जो फैक्ट है उसका जो इशू है उसको समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमें जताना चाहिए उस कन्वेंसिंग में ये पॉइंट में ये दिया हुआ है The statement in a conveyance should be precise, brief, and nothing more and nothing less. The statement in conveyancing वो प्रिसाइज होना चाहिए ब्रीफ होना चाहिए कुछ ज्यादा ज्यादा नहीं होना चाहिए या उसे कम भी नहीं होना चाहिए एंड अननेसेसरी थिंग और रिपीटिशन ऑफ फैक्ट्स विल बी अवॉइड जो अननेसेसरी थिंग है और फैक्ट के रिपीटेशन होते हैं वो भी नहीं चाहिए इन अ कन्विंसिंग ओनली दोज थिंग्स शुड बी गिवन प्लेस विच आर देयर मतलब देयर इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन बी गिवन मतलब हम जब ड्राफ्टिंग करते हैं कन्विंसिंग करते हैं वहां पर सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही देने चाहिए निगेटिव पॉइंट्स नहीं चाहिए मतलब वो अवॉइड करना चाहिए कन्वेंस शुड बी ड्राफ्टेड विद कंसिस्टेंसी कोहेरेंट अरेंजमेंट क्लैरिटी प्रिसीजन एंड कम्युनिकेबिलिटी कन्वेंस प्रिसाइज होनी चाहिए उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए कोहेरेंट अरेंजमेंट चाहिए क्लैरिटी चाहिए प्रिसीजन चाहिए
एंड वो कम्युनिकेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। The conveyance should be drafted in a simple language as it is not a creation of literature। ये लिटरेचर का क्रिएशन नहीं है, इसलिए वो जो कन्विंसिंग है वो सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। पार्टीज है उनको मैटर समझ आना चाहिए, जो फैक्ट्स है वो एक दूसरे को मतलब पार्टीज को समझ आने चाहिए। अगर उनको समझ में ही नहीं आएगा तो कैसे होगा, इसलिए इट इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ लिटरेचर, सो इट इज ड्राफ्टेड इन अ सिंगल सिंपल लैंग्वेज। Only words of definite and well-established meaning should be used. Definite and well-established meanings use होने चाहिए। The language of draft of conveyance should be technical। उसकी जो convincing की language है वो technical चाहिए। It is sufficient if it contains words which declare clarity and legally द पार्टीज मीनिंग। उसके जो वर्ड्स है वो सफिशिएंट होने चाहिए कि वो ऐसे वर्ड चाहिए जो डिक्लेयर कर सकते हैं क्या, क्लियरिटी एंड लीगलिटी एंड पार्टीज पार्टीज के मीनिंग को। द पैराग्राफ्स इन कन्विंसिंग हैव नॉट बीन स्टार्टेड विद द वर्ड एज पर द मॉडर्न यूसेज। जो हम मॉडर्न यूसेज में यूज करते हैं उसके जैसा जो पैराग्राफ है कन्विंसिंग का वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए। थ्रू द यूसेज ऑफ दैट which starting is a traditional practices in old usage। जो old usage में traditional practices होती है convincing तैयार करने के लिए उसका use होना चाहिए। even if the paragraphs has been started with the word that is not wrong, or paragraph have been started with the word that is not wrong but not according to the modern usage। मॉडर्न यूसेज के अकॉर्डिंग उसका स्टार्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ यही बताया गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है प्लीडिंग। प्लीडिंग गिवन इन ऑर्डर 6 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। प्लीडिंग इज अ प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट। जो प्लीडिंग है वो प्लेन होता है और रिटन स्टेटमेंट होता है। प्लेन मतलब प्लेंटिफ्स का होता है और रिटन स्टेटमेंट मतलब डिफेंडेंट्स प्लीडिंग इज अ रिटन स्टेटमेंट। और ये बैकबोन होता है लिटिगेशन का। इट इज अ बैकबोन ऑफ द लिटिगेशन। जो हम प्लेन देते हैं मतलब प्लीडिंग करते हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द रियल मैटर। उसमें दिया होता है कि रियल मैटर क्या है, टू नैरो पार्टीज टू डेफिनाइट इशू। पार्टीज को पता चलना चाहिए कि व्हाट इज डेफिनाइट इशू, टू प्रिवेंट सरप्राइजेस एट हियरिंग। मतलब हियरिंग में जो सरप्राइज है वो प्रिवेंट करने के लिए। नैरो डाउन द एरिया ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स। एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है वो नैरो डाउन करने के लिए। और लास्ट पॉइंट है टू गिव इट्स इंटीमेशन ऑफ द केस। टू गिव ईच साइड इंटीमेशन ऑफ द केस। अब हम देखेंगे व्हाट आर द फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग। जो फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग है वो ऑर्डर 6 में रूल 2 में दिए हुए हैं। सबसे पहले का रूल है इट मस्ट कंटेन कंसाइज फॉर्म मटेरियल फैक्ट्स और क्लेम एंड डिफेंस। जो हमारा क्लेम और डिफेंस है उसके जो मटेरियल फैक्ट्स है वो कंसाइज में दिए होने चाहिए, बट नॉट द एविडेंस बाय विच दे आर टू बी प्रूव। एविडेंस नहीं देना है, सिर्फ फैक्ट्स देना है। प्लीड फैक्ट्स नॉट लॉ। फैक्ट्स दो, लॉ मत दो, क्योंकि जो लॉ है वो कोर्ट अप्लाई करेगा ही, कोर्ट को तो पता ही होता है। एवरी एलिगेशन शुड बी स्टेटेड इन सेपरेट पैराग्राफ। आप जो एलिगेशंस लगाने वाले हैं वो एलिगेशंस सेपरेट पैराग्राफ में होना चाहिए। मतलब एवरी एलिगेशन शुड कंटेन इन अ सेपरेट पैराग्राफ और डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स एंड नंबर। वो पैराग्राफ्स में डिवाइड होने चाहिए और उनको नंबर चाहिए। डेट, सम ऑफ मनी, नंबर्स एक्सेट्रा स्टेटेड इन फिगर एंड द वर्ड्स। जो डेट्स होते हैं, जो मनी रिलेटेड मनी के बारे में होता है वो शुड बी गिवन। नंबर्स देते हैं हम, वो फिगर्स में स्टेटेड होने चाहिए, वर्ड्स में स्टेटेड होने चाहिए। इन शॉर्ट प्लीडिंग के रूल्स क्या बताते हैं, फैक्ट्स नॉट द लॉ, material facts, facts and not evidence, and it is in concise form. Rule 14 and Rule 15 सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन मतलब साइनिंग एंड वेरिफिकेशन के बारे में बताते। एवरी प्लीडिंग शुड बी वेरीफाइड ऑन एफिडेविट। वो वेरीफाइड होनी चाहिए ऑन एफिडेविट by the parties acquainted with the facts of the cases. Every pleading should be signed by the party
एंड हिज प्लीडर। जो प्लीडिंग है वो साइन होनी चाहिए बाय द पार्टीज और बाय हिज प्लीडर। अब हम रूल 16 एंड रूल 17 के बारे में जानते हैं। रूल 16 इज अबाउट स्ट्राइकिंग आउट। कोर्ट हैज पावर एट एनी स्टेज। कोर्ट हैज पावर एट एनी स्टेज ऑफ स्ट्रक आउट कर सकता है। क्यों कर सकता है? इफ अननेसेसरी, अनावश्यक, स्कैंडलस, लज्जाजनक, फ्रिवोलस मीन्स तुच्छ, विक्सेशियस मीन्स अफसोसजनक। जो अननेसेसरी, स्कैंडलस, फ्रिवोलस, वैक्सेसस ऐसी प्लीड होती है और प्रीजुडिस, इम्बैरस, डिले इन फेयर ट्रायल्स मतलब ऐसी प्लीडिंग प्रेजेंट की जाती है जो अननेसेसरी हो, स्कैंडलस हो, फ्रिवोलस हो, वैक्सेशस हो, प्रीजुडिस हो और इम्बैरस हो, और वो डिले करती है फेयर ट्रायल्स में, और जो प्रोसेस है कोर्ट का उसको एब्यूज करती है। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट एट एनी स्टेज स्ट्राइक आउट कर सकता है। रूल 17 में दिया है अमेंडमेंट इन प्लीडिंग। Court at any stage of the proceeding in any matter allow either party to alter and amend his pleading. कोर्ट एलो करता है एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग पार्टीज को अल्टर करने के लिए और अमेंड करने के लिए प्लीडिंग ऑन द ग्राउंड। उसका ग्राउंड क्या होता है, क्यों करता है ऐसा? इट इज अननेसेसरी टू डिटरमाइन द रियल कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। जो पार्टीज में रियल कंट्रोवर्सी है वो डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट एट एनी स्टेज अमेंड करने की मतलब पावर देता है। रूल 17 के बारे में मैं एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ कि जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में, वो डील्स करता था कि अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के बारे में। मतलब कोर्ट कैन एलो आइदर पार्टी टू अमेंड देयर प्लीडिंग्स एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग, बट कब? वेयर अमेंडमेंट कैन बी मेड आफ्टर द ट्रायल हैज स्टार्टेड। मतलब अमेंडमेंट हम कब कर सकते हैं, इसमें दिया था कि द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट पार्टी कुड नॉट हैव रेज्ड द मैटर बिफोर द ट्रायल बिगेन। पार्टी ने उनका जो मैटर है वो रेज नहीं किया था ट्रायल के बिफोर, तब वो प्लीडिंग में अमेंडमेंट कर सकती है। सो हमने इस लेक्चर के सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू द टॉपिक्स वाइज पीडीएफ नोट्स विच आर ऑन माई टेलीग्राम चैनल लॉजिकल गर्ल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर टॉपिक्स, कमेंट, लाइक एंड शेयर।